हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कौशल एकेडमी ऑफ कॉमर्स। फ्रेंड्स, हमने एचआरएम को कंप्लीट करना था और हम एक पार्ट कर चुके हैं और अब सेकंड पार्ट अब करेंगे हम कंप्लीट एचआरएम का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है जॉब एनालिसिस, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कलेक्टिव बार्गेनिंग, कंपनसेशन मैनेजमेंट, जॉब इवेल्युएशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इनको हम करेंगे। जॉब एनालिसिस क्या होता है? सबसे पहले देखो, एक तो जॉब एनालिसिस, एक जॉब इवेल्युएशन, ये दो टर्म्स होती हैं। जॉब वैसे ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं लेकिन नाम इनके सेम है। जॉब एनालिसिस क्या होता है कि जिसमें हम जॉब में कौन कौन सी टास्क हम परफॉर्म करेंगे वो आइडेंटिफाई करना, और इस जॉब को करने वाले बंदे के अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए, क्या क्या उसके अंदर स्किल्स कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए, वो चीज को, उस चीज को एनालाइज करना जॉब एनालिसिस होता है। तो जॉब एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड डिस्क्राइबिंग द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जॉब एक्टिविटीज एंड वर्क स्पेसिफिकेशन। जो ये डिस्क्राइबिंग द इंफॉर्मेशन है ना रिगार्डिंग जॉब एक्टिविटी, ये जॉब डिजाइन भी यही होता है वैसे, लेकिन दोनों में फर्क क्या है जॉब एनालिसिस और जॉब डिजाइन में? जो जॉब डिजाइन है वो पर्टिकुलरली मोशन स्टडीज से रिलेटेड होता है, यानी कि जो वर्कर्स को की जो मोशन स्टडीज हैं उनको के लिए टाइम, उनके लिए जो अलग से जो रेस्ट आवर्स डिफाइन करना, उनसे रिलेटेड है जो जॉब डिज़ाइन है। उसमें भी वैसे जो जॉब के अंदर टास्क हैं उनको डिस्क्राइब किया जाता है, और जॉब एनालिसिस में भी यही करते हैं कि जॉब के अंदर जो जो चीज़ें इंक्लूड हैं वो देखना, और फिर जो जॉब को करने वाला बंदा है उसमें जो जो कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए वो डिसाइड करना। जॉब इंफॉर्मेशन कौन कौन से हो सकते हैं? पर्पज ऑफ द जॉब, मेजर ड्यूटीज और एक्टिविटीज इंक्लूडेड इन द जॉब्स, कंडीशंस अंडर विच द जॉब इज परफॉर्म्ड एंड competencies of the job holder। अब जो कंपोनेंट्स ऑफ जॉब एनालिसिस है वो क्या है? एक तो है जॉब डिस्क्रिप्शन, दूसरा है जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन का क्या मतलब है? जॉब को डिस्क्राइब करना, मीन्स कि जॉब के अंदर कौन कौन से टास्क हम परफॉर्म करेंगे वो डिस्क्राइब करना। और जॉब स्पेसिफिकेशन वही है कि जो बंदा है जॉब करने वाला, जॉब होल्डर, उसकी स्पेसिफिकेशंस, उसकी स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज। जॉब डिस्क्रिप्शन में हम जॉब आइडेंटिफिकेशन, जिसमें जॉब का टाइटल डिसाइड करते हैं, जॉब समरी, ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है, सुपरविजन कौन करेगा, रिलेशनशिप विद अदर जॉब्स, जो मशीन, टूल्स या अदर मटेरियल्स या कंपोनेंट्स जो चाहिए वो, और वर्किंग कंडीशंस कैसी होंगी, ये सारी चीजें डिसाइड करते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन में। और जॉब स्पेसिफिकेशन में जो मिनिमम रिक्वायरमेंट, स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज है ऑफ द जॉब होल्डर, उसके इन टर्म्स ऑफ हिज क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस और एज, ये चीजें हम जॉब स्पेसिफिकेशन में डिसाइड करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या होता है? ट्रेनिंग इज द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज और स्किल्स ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर परफॉर्मिंग ए पर्टिकुलर जॉब, यानी कि पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड उसकी जो नॉलेज और स्किल है उनको एनहांस करना, वो होता है ट्रेनिंग। और डेवलपमेंट क्या होता है कि हम ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करें उस पर्सन की, ना कि उस पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड, लेकिन ट्रेनिंग पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड होती है। टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, जैसे कि स्किल ट्रेनिंग हो सकती है, किसी पर्टिकुलर स्किल की ट्रेनिंग देने के लिए, रिफ्रेशर ट्रेनिंग, क्रॉस फंक्शनल ट्रेनिंग हो सकती है अलग अलग फंक्शन में, और रिफ्रेशर ट्रेनिंग अगर किसी, जैसे कि जब प्लेसमेंट होती है तब रिफ्रेशर ट्रेनिंग की जाती है। क्रॉस फंक्शनल ट्रेनिंग अलग अलग फंक्शंस की ट्रेनिंग देने के लिए। और टीम ट्रेनिंग, एक टीम में ट्रेनिंग दी जाए जब। क्रिएटिविटी ट्रेनिंग, डाइवर्सिटी ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग हो सकती है। ओरिएंटेशन ट्रेनिंग जैसे टीचर्स की होती है कि उनको ओरिएंटेशन ट्रेनिंग 3 साल में, 4 साल में ओरिएंटेशन, जब जिसमें उनको जो भी इनोवेशंस हो रहे हैं जो एकेडमिक्स में उनसे रिलेटेड नॉलेज दी जाती है, जिसमें उसकी ट्रेनिंग दी जाती है ओरिएंटेशन ट्रेनिंग में। डाइवर्सिटी ट्रेनिंग यानी कि अलग अलग जगह की, अलग अलग कल्चर्स की, अलग अलग डाइवर्सिटीज को समझने के लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है। अब जो सिस्टमेटिक अप्रोच ऑफ ट्रेनिंग होती है, इसको ही हम ट्रेनिंग प्रोसेस भी बोलते हैं, और इसे ही हम सिस्टमेटिक अप्रोच ऑफ ट्रेनिंग बोलते हैं। अगर एग्जाम में ऐसा है कि सिस्टमेटिक अप्रोच ऑफ ट्रेनिंग क्या है, तो यानी कि वो ट्रेनिंग प्रोसेस है जिसमें असेसमेंट की जाती है, फिर इम्प्लीमेंटेशन और फिर इवेल्युएशन। असेसमेंट का मतलब है कि ट्रेनिंग नीड असेसमेंट
इसमें हम करते हैं कि ट्रेनिंग की नीड क्या है, मतलब है या ज़रूरत नहीं है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो किस जॉब के लिए ज़रूरत है, ये सारी चीज़ों की असेसमेंट करना। फिर जो एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग मेथड को इम्प्लीमेंट करना, उस जो उसके लिए सही से फिजिबल हो, उस पर्टिकुलर ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो, और फिर उसको इवेलुएट करना कि वो मेथड जो है वो सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है अब हमारे मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग एक तो हो सकती है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जो कि जॉब करते टाइम ही एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दी जाए, यानी कि वो अपनी जॉब भी कर रहे होते हैं और साथ के साथ ट्रेनिंग भी ले रहे होते हैं। और एक होती है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, यानी कि उनको अपनी जॉब से हट के ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, तब होती है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग के मेथड्स कौन से हो सकते हैं? जॉब इंस्ट्रक्शंस, यानी कि वो जॉब कर रहा है तब उसको टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शंस देना। कोचिंग, जो कि जो उनके ये मैनेजरियल लेवल के टाइम जो जॉब्स हैं उनके लिए दी जाती है कोचिंग, यानी कि उनसे एक हाईएस्ट ऑफिसर उनको कोचिंग देता है। नेक्स्ट मेंटरिंग, यानी कि वो जब काम कर रहे हो तब एक सुपरवाइजर उसकी मेंटरिंग करता है एम्प्लॉय की। जॉब रोटेशन, अलग अलग जॉब में भेज के, ताकि उसको एक डिपार्टमेंट की भी, इस डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा है तो इस डिपार्टमेंट की भी काम का पता चल जाए, दूसरे डिपार्टमेंट उसकी जॉब को रोटेट करके दूसरे जॉब का की भी उसको नॉलेज हो जाए। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, ये जो एक जैसे एक एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसका जो उसका सुपीरियर जो है वो अपने सुपीरियर से ट्रेनिंग, अपने सुपीरियर को भी साथ साथ, मतलब कि जैसे इसमें ऐसा होता है जैसे मिस्त्री काम करते हैं तो उसके साथ साथ मजदूर उनसे ट्रेनिंग लेते हैं, ये उनके लिए लोअर लेवल की जॉब के लिए अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। और कमेटी असाइनमेंट, जिसमें कि किसी इंडिविजुअल को एक कमेटी में काम दे दिया जाता है ताकि वो जो अदर पर्सन्स हैं उस कमेटी में उनसे सीख सके, उनकी स्किल्स और उनके एक्सपीरियंस से वो भी उस जॉब को के पर्टिकुलर किसी टास्क को सीख सके। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग कैसे होती है? जैसे वेजिटेबल ट्रेनिंग, इसके लिए क्या करते हैं कि एक सेम इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जाता है, जैसे वही मशीन टूल्स अलग से क्लासरूम में वे सारी चीजें उनको सिखाई जाती हैं, और मतलब कि जॉब से अलग होता है वो, लेकिन बिल्कुल जॉब वाला इन्वायरमेंट क्रिएट करके। रोल प्लेइंग कि एक पर्टिकुलर, अगर जैसे कि एक मैनेजर का रोल, मैनेजर इस टाइम पे कैसे रोल परफॉर्म करता है एक प्रॉब्लम देके, तो उनको रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के लिए उनको रोल प्लेइंग की जाती है। लेक्चर मेथड, यानी कि लेक्चर्स दिए जाते हैं उस पर्टिकुलर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो उनकी जॉब के रिलेवेंट है। कॉन्फ्रेंसेज या डिस्कशन के थ्रू, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस या फिर वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस या फिर ई लर्निंग, ये सारी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के मेथड्स हैं। अब जो डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट हम पहले भी डिस्कस किया था कि ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन द पर्सनैलिटी ऑफ एन एम्प्लॉय। ट्रेनिंग क्या था? पर्टिकुलर टू इस जॉब, लेकिन ये क्या है? ओवरऑल इम्प्रूवमेंट। जो डेवलपमेंट है वो ज्यादातर जो मैनेजरियल लेवल की जॉब्स जो हैं उनके लिए डेवलपमेंट किया जाता है, और ट्रेनिंग जो है वो लोअर लेवल की जॉब्स जो है उनके लिए। जैसे कि मेथड्स ऑफ डेवलपमेंट हो सकते हैं जैसे डिसीजन मेकिंग स्किल्स, इनको इम्प्रूव करने के लिए केस स्टडीज और बिजनेस गेम्स, इनके थ्रू उनको ट्रेनिंग दी जाती है। इंटरपर्सनल स्किल्स जैसे कि रोल प्ले करके या फिर सेंसिटिविटी ट्रेनिंग के थ्रू। जॉब नॉलेज, ऑन द जॉब एक्सपीरियंस और अंडर स्टडी, इसके थ्रू। ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज, जिसमें कि जॉब रोटेशन की जाती है ताकि उसको ऑर्गेनाइजेशन की पूरी नॉलेज हो जाए, और मल्टीपल मैनेजमेंट के थ्रू। और जर्नल नॉलेज के लिए स्पेशल कोर्सेज या फिर स्पेशल मीटिंग्स के थ्रू जर्नल नॉलेज की ट्रेनिंग देना, और स्पेसिफिक इंडिविजुअल नीड्स के लिए स्पेशल प्रोजेक्ट्स देना या फिर कमेटी असाइनमेंट्स। अब कोलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है? कोलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब है कि it is a process wherein the union and employers meet to discuss the issues related to wage, number of hours, working hours और work environment कैसा होगा। इन चीजों से रिलेटेड डिस्कस करने के लिए वो डिस्कस करते हैं, जब इन चीजों से रिलेटेड, उसे ही हम बोलते हैं कोलेक्टिव बार्गेनिंग। अब बार्गेनिंग ही होगी क्योंकि जो ट्रेड यूनियंस है वो चाहेंगे कि ज्यादा वेज फिक्स हो और एम्प्लॉयर चाहेगा कि वो कम से कम हो, तब उन दोनों के बीच बार्गेनिंग होती है। कोलेक्टिव बार्गेनिंग के टाइप्स हो सकते हैं कुछ, जैसे कि कंजक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग, जिसमें दोनों पार्टीज ये चाहते हैं कि उनको ज्यादा मिले और जो अदर पार्टी है उसका
जो गेन है वो मिनिमाइज कर सके। वो जैसे कि एम्प्लॉयर चाहता है कि वो कम से कम वेज जो है वो डिसाइड करे, लेकिन ट्रेड यूनियन चाहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा, यानी कि वो एक दूसरे के गेन को कम करना चाहें। कोऑपरेटिव और इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग क्या होती है, जिसमें दोनों एक दूसरे की प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करें, कोऑपरेटिव नेचर अपना शो करें जिसमें वो। प्रोडक्टिव बार्गेनिंग क्या होती है, जिसमें जो बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय एंजॉय द बेनिफिट्स इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज प्रोडक्शन एंड इंक्रीज पे, यानी कि वो दोनों का बेनिफिट देखे, जिसमें यानी कि एम्प्लॉयर का जो इंक्रीज ये सोचे कि उसका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा और एम्प्लॉय जो है उनकी पे भी इंक्रीज हो, दोनों चीजें जिसमें यानी कि विन विन सिचुएशन वाली बार्गेनिंग होती है प्रोडक्टिव बार्गेनिंग। कंपोजिट बार्गेनिंग अलोंग विद द वेज डिमांड अदर बेनिफिट्स ऑफ द वर्कर्स आर आल्सो कंसीडर्ड, यानी कि कंपोजिट बार्गेनिंग में जो सिर्फ वेज डिमांड से रिलेटेड ही नहीं होती, वो जो अदर बेनिफिट्स हैं वर्कर्स के, जैसे कि उनकी हेल्थ इश्यूज, वर्किंग कंडीशंस, उन सारी चीजों को भी कंसीडर किया जाए, इसलिए वो थे कंपोजिट बार्गेनिंग। ठीक है, नेक्स्ट है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है? परफॉर्मेंस अप्रेजल इज द मेथड ऑफ इवेलुएटिंग द वर्क बोथ वर्क रिलेटेड बिहेवियर एंड पोटेंशियल ऑफ द एम्प्लॉइज, यानी कि वर्क रिलेटेड बिहेवियर कैसा है एम्प्लॉय का, वो कैसा अपना जो उसको जॉब असाइन की गई है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है उसको, और आगे उसमें सीखने का या आगे डेवलपमेंट का पोटेंशियल क्या है एम्प्लॉय में, वो चीजें को पहले एनालाइज करना, फिर उसके अकॉर्डिंग उसको रिवार्ड देना। अब इसकी प्रोसेस क्या होती है कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करो फैक्टर्स परफॉर्मेंस अप्रेजल के, फिर उनको मेजर करो और फिर उसकी मैनेजमेंट करो अकॉर्डिंगली, यानी कि अगर परफॉर्मेंस वीक है तब क्या करना है, अगर परफॉर्मेंस अच्छी है तब कैसे ट्रीट करना है उस एम्प्लॉय के साथ। इसमें इसकी प्रोसेस ये तो ब्रीफ में थी, और ज्यादा ब्रॉड में कैसे हो सकती है कि एस्टैब्लिश करना पहले स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के, जैसे कि परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश कर दिया कि एक दिन में 100 यूनिट्स करनी है प्रोड्यूस, तब फिर उसके अकॉर्डिंग ही इस स्टैंडर्ड, इस 100 यूनिट के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही सबकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा। और जब ये स्टैंडर्ड फिक्स हो जाए तब इसको कम्युनिकेट भी करना है उन एम्प्लॉइज को, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस जो थी उनको उसको मेजर करना, और जो फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करना, फिर उसके अकॉर्डिंग करेक्टिव एक्शन लेना। फीचर्स क्या होनी चाहिए इफेक्टिव अप्रेजल सिस्टम की, कि वो रिलायबल हो, दूसरा उसमें जॉब से रिलेटेड हो, वो स्टैंडर्डाइजेशन भी हो उसका, प्रैक्टिकल वायबिलिटी उसकी पॉसिबल हो सके, ऐसा परफॉर्मेंस के जो स्टैंडर्ड्स हैं ऐसे फिक्स करने हैं जिनकी प्रैक्टिकल वायबिलिटी भी हो सके और वो लीगल सैंक्शन में भी आते हों, और ट्रेनिंग टू अप्रेजल अगर रिक्वायर्ड है तो वो भी देना। देन एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए, यानी कि जो स्टैंडर्ड्स फिक्स किए हैं उन सब के बारे में एम्प्लॉय को भी पता होना चाहिए। ये परफॉर्मेंस अप्रेजल के कुछ मेथड्स हैं, वैसे इन मेथड्स के ऊपर पूरा एक वीडियो बन सकता है, पूरा 1 घंटे का, इसलिए हम इनको डिटेल में नहीं करेंगे, क्योंकि डिटेल में करने लगे तो सारा टाइम इन्हीं में हो जाएगा, हमें पूरा कंप्लीट एचआरएम करना है। जो इंडिविजुअल इवेल्युएशन मेथड्स है वो हो सकते हैं कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, ऐसे इवेल्युएशन, जैसे कि उनके जो सुपीरियर्स हैं उनसे सुबॉर्डिनेट्स के बारे में ऐसे लिखवाया जाए, या उनकी रिपोर्ट उनसे मांगी जाए कि उनकी परफॉर्मेंस की कैसी रिपोर्ट थी। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि उनके बिहेवियर को रैंकिंग देना, फोर्स चॉइस मेथड, मल्टीपल पर्सन इवेल्युएशन मेथड, अगर ये तो था सिर्फ इंडिविजुअल को इवेल्युएट करना हो, मल्टीपल पर्सन्स के इवेल्युएशन करने, जैसे उनको रैंकिंग देके अलग अलग फैक्टर के बेसिस पे, जॉब फैक्टर्स के बेसिस पे उनको रैंकिंग देना, पेयर्ड कंपैरिजन एक दूसरे का के साथ कंपेयर करना, जैसे 2 एम्प्लॉइज हैं तो दूसरे एक ए एम्प्लॉय को बी एम्प्लॉय के साथ कंपेयर करके, ऐसे ही फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है। ये सारे डिटेल में हम फर्दर किसी और वीडियो में करेंगे, आज हम इनको ब्रीफ में ही कर रहे हैं। अदर मेथड्स हो सकते हैं जैसे ग्रुप अप्रेजल, या फिर ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के थ्रू, असेसमेंट सेंटर्स, फील्ड रिव्यू, और 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या होता है कि सारे ही मिलके परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं, यानी कि एम्प्लॉय खुद भी अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल अपना खुद भी करता है, उसके कोलीग्स भी करते हैं, जो मैनेजमेंट है वो भी करते हैं, और आउटसाइडर्स भी करते हैं, तो इसे बोलते हैं हम 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है,
अब है कंपनसेशन मैनेजमेंट। कंपनसेशन मैनेजमेंट का मतलब है कि सैलरी, वेज फिक्स करना या बेनिफिट्स जो भी देने हैं एम्प्लॉय को, वो सारी चीजें फिक्स करना। तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव ही कंसीडर करना जरूरी है। कंपनसेशन मैनेजमेंट करते टाइम, कंपनसेशन फिक्स करते टाइम, उनकी पे वेज फिक्स करते टाइम ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्या क्या है इसके ऑब्जेक्टिव? 3 ही है। इंटरनल इक्विटी होनी चाहिए। इंटरनल इक्विटी का मतलब है कि एक एम्प्लॉय के दूसरे एम्प्लॉय के साथ इक्विटी। वो इक्विटी ये नहीं है, इक्वेलिटी नहीं है। ये इक्वेलिटी और इक्विटी में यही डिफरेंस होता है। इक्वेलिटी का मतलब है चाहे कोई अच्छा करे या कोई ज्यादा अच्छा करे, कम अच्छा करे, सबको सेम देना। इक्विटी सेम देना नहीं होती। इक्विटी का मतलब है उसके काम के अकॉर्डिंग देना, यानी कि कोई अच्छा परफॉर्म करता है तो उसे ज्यादा वेज देना या सैलरी देना, और जो कम परफॉर्म करता है उसे कम देना, उसे बोलते हैं हम इक्विटी। तो इंटरनल इक्विटी होनी चाहिए उसमें। एक्सटर्नल इक्विटी का मतलब है सेम जॉब, अगर हम किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन की सेम जॉब से कंपेयर करें तो उन दोनों की जो वेज का या सैलरी के जो रेट है वो सेम हो, यानी कि एक्सटर्नल इक्विटी हो। इंडिविजुअल इक्विटी, इंडिविजुअल इक्विटी का क्या मतलब है कि एक इंडिविजुअल को जो हम दे रहे हैं सैलरी, दूसरे इंडिविजुअल को भी सेम काम करने पर उतनी ही मिले, उतना ही काम अगर वो दूसरा इंडिविजुअल भी करता है। ठीक है। और टाइप्स ऑफ कंपनसेशन होते हैं, एक तो डायरेक्ट पे और एक इनडायरेक्ट पे। डायरेक्ट पे में उसका जो बेसिक पे है, बेसिक सैलरी हम जैसे बोलते हैं वो, और वेरिएबल पे जो चेंज होते हैं, क्योंकि हमारे पे के 2 पार्ट होते हैं। एक तो बेस पे हमेशा सेम रहेगा, और एक होता है वेरिएबल पे। वेरिएबल पे उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग कम और ज्यादा हो सकता है। और इनडायरेक्ट पे का क्या मतलब है? जो अदर बेनिफिट्स दिए जाते हैं। ये तो डायरेक्ट पे है जो दी जाती है उसको सैलरी, और इनडायरेक्ट पे है जो अदर बेनिफिट्स दिए जाते हैं। जैसे परफॉर्मेंस अप्रेजल किया, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था तब उसको बेनिफिट्स दे दिया। जो ये डायरेक्ट पे है ये रिड्यूस नहीं होता, मतलब जितना दिया था वो मतलब कि कम खत्म नहीं होता बिल्कुल भी, और ये एक्स्ट्रा दिया जाता है, किसी बार मिल जाता है किसी बार नहीं मिलता है। इनडायरेक्ट पे जो होता है। अब जॉब इवेल्युएशन, जो जॉब इवेल्युएशन है वो हमारा कंपनसेशन मैनेजमेंट का ये कंपोनेंट है। कि जॉब इवेल्युएशन में हम क्या करते हैं कि through which the worth of the job is ascertained through the job evaluation according to the market pricing and through other methods। यानी कि जॉब की वैल्यू को, जॉब की वर्थ को एसरटेन करना, वो होता है हमारा जॉब इवेल्युएशन। जॉब एनालिसिस क्या था कि हम जॉब में हमारे कौन कौन से टास्क हम परफॉर्म करेंगे वो, और जो जॉब होल्डर होगा उसकी स्किल्स और क्वालिटीज, ये चीजों का पता लगाया था जॉब एनालिसिस में। लेकिन इवेल्युएशन में क्या होता है? जॉब की वैल्यू डिसाइड करते हैं हम। जॉब की वैल्यू किसी भी बेसिस पे डिसाइड की जाती है, की जा सकती है। जैसे कि इसके मेथड्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हम, नॉन एनालिटिकल मेथड्स और एनालिटिकल मेथड्स। नॉन एनालिटिकल मेथड्स कौन से होते हैं? रैंकिंग मेथड, जॉब क्लासिफिकेशन मेथड और इंटरनल बेंचमार्किंग। ये नॉन एनालिटिकल मेथड्स में हम पूरी जॉब को एनालाइज करते हैं, यानी कि पूरी जॉब के बेसिस पे, और एनालिटिकल में फैक्टर्स के बेसिस पे, जो जॉब के फैक्टर्स हैं उनके बेसिस पे। जैसे कि जो ये जॉब क्लासिफिकेशन में जैसे कि ये होता है ना कि ग्रेड ए की जॉब जो सैलरी होगी वो ज्यादा होगी, ग्रेड बी की कम होगी, ग्रेड सी की और कम होगी, ऐसे ग्रेड डी की और कम होगी। तो ये नॉन एनालिटिकल का एग्जांपल था। ये जॉब इवैल्यूएशन के जो मेथड्स हैं ये भी आपको ऐसे समझ नहीं आएंगे, मैं ऐसे बोल के ही बताऊंगी। तो सिर्फ एक ही स्लाइड मैंने इसके लिए प्रिपेयर किया, क्योंकि इनके ऊपर भी अलग से पूरा लेक्चर बन सकते हैं, इसलिए हम इनको डिटेल में नहीं करेंगे, और फर्दर एक वीडियो इनके ऊपर भी हम जरूर बनाएंगे डिटेल में। तो आज हम इनको ब्रीफ में ही करेंगे। तो जॉब इवैल्यूएशन के ये मेथड्स हैं, पॉइंट सिस्टम मेथड, फैक्टर कंपैरिजन मेथड, जिसमें फैक्टर्स में पहले जॉब को अलग अलग फैक्टर्स में डिवाइड कर दिया जाता है, फिर उन फैक्टर्स के बेसिस पे हम जो है जॉब की वैल्यू डिसाइड करते हैं, यानी कि जॉब इवैल्यूएशन में हम जॉब की वैल्यू डिसाइड करते हैं। जो ये जॉब इवैल्यूएशन और जॉब एनालिसिस, इनकी एक प्रोसेस होती है। सबसे पहले हम जॉब को एनालाइज करते हैं, यानी कि जॉब के जो जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन है वो प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद हम एक बेंचमार्क जॉब सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर उस जॉब को हम इवेल्युएट करते हैं, यानी कि उसकी वैल्यू डिसाइड करते हैं। उस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही जॉब को ग्रेड दी जाती है, फिर उस ग्रेड के अकॉर्डिंग ही पे डिटर्मिनेशन किया जाता है, यानी कि सैलरी पे जो है वो डिसाइड किया जाता है।
ठीक है। अब है हमारा ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या होता है? इट इज द आर्ट ऑफ सिस्टमेटिकली वैल्यूइंग, रिकॉर्डिंग एंड प्रेजेंटिंग द वर्थ ऑफ द HR इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यानी कि जो एक रेंसिस लिंकर्ट जो राइटर हैं, ऑथर हैं, उन्होंने ये कहा था कि जो ह्यूमन रिसोर्स के जो एक्सपेंसेस है वो फिक्स नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं। यानी कि उनको हम एक बार करते हैं तो ये सोच के ही करते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए ही करते हैं हम उनको, ये नहीं चाहते ना कि बार बार रोटेट होती रही हमारी जो एम्प्लॉयज है, वर्क फोर्स है, वो बार बार रोटेट ना हो, इसलिए वो फिक्स नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं। तो फिक्स नेचर के जो एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें हम एसेट बोलते हैं, ना कि एक्सपेंडिचर। इसीलिए इन्होंने कहा था कि वो एसेट है तो उनकी अकाउंटिंग की जानी चाहिए, उनको भी वैल्यूएट करके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है कंपनीज की, उनके अंदर शो करना चाहिए उनकी वैल्यू को भी, कि कितनी वर्थ है हमारे ह्यूमन रिसोर्स की। इसके लिए अलग अलग मेथड्स हैं। उन मेथड्स के लिए जैसे मॉनेटरी मेजर्स होते हैं और कुछ नॉन मॉनेटरी मेजर्स हैं। नॉन मॉनेटरी मेजर्स है जैसे कि हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड। हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड का मतलब है कि उस जितनी भी कॉस्ट हुई थी उसकी रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग में जितनी भी कॉस्ट हुई है ना, जो एक्चुअल में हो चुकी है, उसके बेस पे उसकी वैल्यू डिसाइड करना। रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड का मतलब है कि अगर ये एम्प्लॉय छोड़ के चला जाए तो हमें नया हायर करने में कितनी कॉस्ट पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू डिसाइड करना। ऐसे ही एसेट मल्टीप्लायर मेथड है। और नॉन मॉनेटरी मेजर्स कौन से होते हैं? जैसे एक्सपेक्टेड रियलाइजेबल वैल्यू, जो उससे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसकी रियलाइजेबल वैल्यू कितनी होगी। और एक होता है डिस्काउंटेड एनपीवी ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स। जो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है, इसके मेथड्स के ऊपर भी, इसकी भी पूरी डिटेल में, ये वैसे डिटेल में रिलेवेंट है सिर्फ नेट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए। बाकी बीकॉम एमकॉम में ये इतने ज्यादा वो नहीं है, इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है। इस डिटेल में उनके लिए जरूरी है, क्योंकि उनमें ये मेथड किसने दिया, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड किसने दिया, इन सारी चीजों की डिटेल और इनमें क्या क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सारे एक परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेथड्स और एक हमने जो पीछे छोड़े थे जॉब इवेल्युएशन के मेथड्स, इनके ऊपर हम अलग से फर्दर डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। तो इतना ही था आज के हमारी इस वीडियो में। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हम फर्दर जो वीडियोस बनाएं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हाँ, अगर आपको पसंद आए तो शेयर करना, और किसी अदर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।